ठीक है, चलो। सिद्रा एंड बाकी लोग अक्सर लोग। अच्छा, मुझे आज कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि सर वीडियो ऑन कर लें। मेरा एक्चुअली लैपटॉप का कैमरा इतना इफेक्टिव नहीं है कि मैं अभी उसको वीडियो के तौर पे इस्तेमाल करूं। तो दूसरी बात, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है जब वीडियो ऑन करेंगे। तो मोस्ट ऑफली नेक्स्ट लेक्चर्स टू ऑनवर्ड आई विल आइदर मूव टूवर्ड्स द मोबाइल फोन ऑन जूम, वो उसका थोड़ा बेहतर कैमरा है, और या फिर इसका कैमरा अपग्रेड करवा कर फिर हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर मैं आपकी नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड इंशाल्लाह वीडियोस ऑन कीजिएंगे, ठीक है। चलो जी। आज हमने जो पढ़ना है वो हमने ये पढ़ना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्लासिकल क्या सिस्टम चलता आ रहा है, या वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंटेड हैं, और साथ ही साथ इंटरनेशनल अगर लेवल पर देखा जाए या ग्लोबल लेवल पर हम देखें तो वो किस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो रही होती हैं। चलो, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट थिंग, आई वुड लाइक टू आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। और ये क्वेश्चंस में सबसे पूछूंगा जो जो है, ठीक है। लेट मी चेक वन बाय वन एंड देन आई विल आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दुआ हीरा, दुआ हीरा, यस सर। काइंडली आप लोग हाँ माइक ऑन कर लिया करें जिससे भी सवाल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें दुआ कि कल हमने जो टॉपिक पढ़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, थोड़ी सी मुझे इलेबोरेशन दे दो कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सर हमने बेसिकली कल ये पढ़ा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, हम जो एक स्टेट को हम चला रहे हैं उसमें हम लोग किस तरह से हम उसको मैनेज कर रहे हैं, कौन कौन से हमने स्टेट को पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, जो उसको आगे जो है उसके आगे सेक्शन बनाए हुए हैं हमने, उसके मुताबिक स्टेट चलती है। रूल्स एंड रेगुलेशन, 3 हमने पिलर्स पढ़े थे, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और मीडिया, एक 4th पिलर जो अब इलेबोरेट हो रहा है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और उसके अलावा डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के बारे में था कि स्टेट इन पे भी डिपेंड करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी जो है ये भी इनके इसका एक हिस्सा है। इनके बगैर जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो सकती। ओके ओके, राबिया, कैन यू प्लीज ओपन द माइक। राबिया, जी सर। हाँ, मुझे राबिया ये बताएं, कल हमने एक टर्म यूज की थी, हम कहते हैं एग्जेक्टिव्स। व्हाट डज इट मीन? एग्जेक्टिव का थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो, क्या होता है एग्जेक्टिव्स? सर जो एग्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे इलेक्टेड जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएनए और एमपीएस वगैरह ये होते हैं। दीज आर एग्जेक्टिव्स, है ना? जी सर। ओके, कौन बताएगा ये बात, ये सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं? ये लगा मुझे क्या है, अब देखो अक्सा, हाँ जी बताओ अक्सा। हर इधर ही देख रहे हैं, मैं कहता हूं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राबिया, हाँ माइक म्यूट कर लिया करें जब दूसरे लोग म्यूट नहीं कर रहे। हाँ बताओ अक्सा, बताओ आप। जी सर, एग्जेक्टिव जब लेजिस्लेटिव लॉज बना लेते हैं ना तो एग्जेक्टिव के हैंड ओवर कर दिया जाता है, फिर वो इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं स्टेट में। नहीं, I ask very simple question, but who are the executives? सर एग्जेक्टिव वो होते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं लॉज को। ठीक है, तो आप लोग क्या बनने जा रहे हैं? सर इंशाल्लाह सिविल ब्यूरोक्रेट्स बने। ब्यूरोक्रेट्स। तो जी सर ब्यूरोक्रेट्स क्या? सॉरी, मैंने इसको मिक्स कर दिया, ये सिविल, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी होते हैं इसमें। ओके 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 ओके, चलो, दैट्स अ गुड वन। मुझे ये बताएंगे, उमान उमान अली निसार, ओपन करें नासिर माइक। सर। नासिर, हाँ नासिर, क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम सर, आप अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताओ उमान,
हमने कल बात की थी लेजिस्लेटर्स की। इन लेजिस्लेटर्स पर कोई चेक एंड बैलेंस रख रहा होता है या इनकी कोई हेल्प कर रहा होता है? सर इनकी हेल्प के लिए तो एग्जीक्यूटिव्स मौजूद हैं कि जो ये लॉज बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट तो एग्जीक्यूटिव्स नहीं कराना है, और चेक एंड बैलेंस के हवाले से मीडिया इन पे चेक रख सकता है शायद, और जुडिशरी भी चेक रख सकती है कि इनका कोई लॉ जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो वो उसको इनवैलिडेट कर सकते हैं, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है इस तरह से। ओके, वो लॉ को इनवैलिड कर सकते हैं? मतलब सर अगर वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें तो वो कर सकते हैं। ओके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें तब कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, अस्मा, अस्मा ओपन करें माइक। अस्मा, क्विकली। अच्छा, सिद्रा, सिद्रा, ये बाकी लोग जो इस तरह एब्सेंट माइंडेड होंगे दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस क्लास, ठीक है। अदरवाइज एक्टिव बैठना होगा, एक्टिव रहना होगा और एक्टिवली आंसर देना होगा अनटिल और अनलेस हमारी क्लासेस शिफ्ट नहीं हो जाती फिजिकल पर। ओके हाँ सिद्रा, मुझे ये बताओ सिद्रा, आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताएं कि हमने कल एक और पॉइंट पढ़ा था। हमने कहा था कि किसी भी मुल्क के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं उसका हमने एक टर्म दी थी कि हम न्यू तरीके से जो है एप्स बना रहे होते हैं, कभी एहसास प्रोग्राम की तो कभी डिफरेंट किस्म की ज़ारा के नाम से एप्स बना लेते हैं, तो कभी डिफरेंट। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर? कोई याद आ रहा है? तो वैसे मैंने एंड में ज्वाइन किया था तो मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा अभी। ओके चलो ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 6 हैं ये कौन है? अनम्यूट करो भाई। ठीक है सिद्रा, आप म्यूट कर लें। सर मैं ऐड है दूँ सर, मैं नाम लिखना भूल गई। ओके ओके ओके, चलो मुझे ये बता दो, आप ये बताओ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। व्हाट इज दैट? व्हाट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू पब्लिक एंड ओल्ड पब्लिक मैनेजमेंट? थोड़ा सा कोई बता सकते हैं? अच्छा कोई बंदा बता सकता है आप में से? एनीवन? अक्सा, वेरी गुड अक्सा, बताओ भाई। सर आई थिंक न्यू पब्लिक, वो जो न्यू पब्लिक आप कह रहे हैं ना, उसमें ये होगा कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जब एडमिनिस्ट्रेशन गई थी, जैसे सिटीजन पोर्टल बना था तो डिजिटली तौर पर हम लोग कंप्लेन कर सकते थे और वो मतलब हल हो जाता था मसला। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। मैं पूछा था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होती है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हाँ जी, व्हाट इज न्यू पब्लिक सर मैनेजमेंट? इसमें हम डिजिटली या हम नए तरीके से पब्लिक को मैनेजमेंट करने के, मतलब जैसे हम ऐप पर आ गए हैं पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, एहसास प्रोग्राम या zenab.com। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे जल्दी से लास्ट हम सवाल करते हैं और फिर आते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर पर। और ये लास्ट सवाल हमें जवाब देंगी जोया। जोया ओपन योर माइक। जोया के बाद एक और भी सवाल करूंगा और वो बी रेडी, अली असगर, आपने भी रेडी रहना क्विकली। जोया, अली असगर, आप दोनों में जो बैठे हुए हैं क्विकली बताओ भाई। Yes, sir. I am available. श्योर। मुझे ये बताओ, कल हमने बात की थी ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी में डिफरेंस। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस?
between democracy and bureaucracy? सर डेमोक्रेसी इज, अगर हम इसको जनरल टर्म में देखें तो फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव क्लास आती है जो कि पीपल उसे इलेक्ट करते हैं, तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसी की ठीक एक है। हाँ, इसी के कंपैरेटिवली एक ब्यूरोक्रेसी है जो कि इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करता है, तो वो एक प्रॉपर ठीक चैनल है, के थ्रू होते हैं और उनका एक हायरार्की होती है। उनकी एक हायरार्की होती है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्टेबल और सेलेक्टेबल, ये बात कर सकते हैं ना? सर ये हम बात कर इलेक्टेबल सकते हैं मीन्स, अगर, हाँ जी, ये हम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है डेमोक्रेसी का, उसमें हम बात कर सकते हैं कि जॉइंट ठीक होता है। है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ठीक होता है है। उसमें तीनों इंस्टीट्यूशन सेपरेट होते हैं, जुडिशरी भी, एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेटिव भी। नहीं, मैं आपको ये डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आप लोग सब देखते हो, गौर से समझ लो। हम जब बात करते हैं ना डेमोक्रेटिक सिस्टम से मुराद ये होता है कि वो लोग जो कि लोगों के जरिए इलेक्ट होकर आते हैं, वोटिंग के जरिए, उनको हम कहते हैं इलेक्टेबल्स। ठीक है। डेमोक्रेसी में हमेशा जो भी आते हैं, मेजॉरिटी मैक्सिमम 90% लोग वो आते हैं इलेक्टेबल्स। अच्छा, फिर जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो आगे अगर अपने एडवाइजर्स बनाना चाहें या अपने कोई मुशीर बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। सो मेक श्योर दैट जो आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी बंदा आता है या बंदी आती है वो इलेक्टेबल्स होते हैं। ठीक है। और इलेक्टेबल आकर बैठकर आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। इसके बरक्स दूसरी साइड देखो, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। उस ब्यूरोक्रेसी में कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो स्पेसिफाइड लोग जिनको सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो इंटरव्यू में करें, चाहे वो टेस्ट के जरिए करें, चाहे वो किसी भी वे से करें। तो वो जो स्पेसिफाइड सिलेक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड सिलेक्टेबल। द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, ये बात समझ आ गई? सर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसी के अंदर ये भी एप्लीकेबल होगा? ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, इन बोथ केसेस दिस इज इम्प्लीमेंटेबल। याद रखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है और प्रेसिडेंशियल, चलो मैं इसके ऊपर ना एक लेक्चर रखूंगा, उसके अंदर सारी इलेबोरेशन करूंगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा होता है। एंड देन आई विल इलेबोरेट यू कि वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव कैसे अप्रोच हो सकती है। और मुझे याद करवाइएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे लाजमी आप लोगों ने याद करवाना है कि इसके ऊपर एक लेक्चर हम लाजमी कंडक्ट करें, बिकॉज इन कमिंग डेज, लास्ट ईयर तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी और माइट पॉसिबल दैट इस साल भी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। सो मेक श्योर दैट आप लोग अपने माइंड में रख लें, ये प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ये र्यूमर्स चल रही थी कि कौन सा सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ये कौन सा सिस्टम ज्यादा अप्रोचेबल हो सकता है फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। चलें जी। अब एक, हाँ दुआ, किसी ने सवाल करना है तो मुझे जल्दी से पूछ लो, फिर हम स्टार्ट करें। सर ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी भी पढ़ पढ़ा चुके। है। हाँ जी, और करंट ठीक है। अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में पढ़ा है। ओके 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 ओके, देन इट्स ओके, देन इट्स ओके। ये तो अच्छा हो गया, फिर आप लोगों ने पढ़ सर लिया वैसे ऑलरेडी। सर थोड़ा सा बता दीजिएगा, याद नहीं अभी सही से। 3 दफा पढ़ने के बाद समरा को सर याद हमने तो नहीं है? पढ़ा हुआ, तो अच्छा, मुझे तो आप नहीं लोगों ने याद नहीं हमने पढ़ा कब हुआ। पढ़ा है। सर सबने तो नहीं, अच्छा सबने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। चलें, अगर टाइम मिल गया तो लाजमी इसको रिवाइज भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर जी मेरा भी ईमान, एक आपने कोई सवाल बात करनी? कोशिश है किया सर। करो आप सब लोग। देखो, एक मिनट सिर्फ, अली एक मिनट, मुझे ना आप लोगों ने जिस चीज में क्वेश्चन करने हो ना, पहले एक दफा कोशिश किया करो, हैंड रेज कर लिया करो या मैसेज डाल दिया करो, सर क्वेश्चन है। क्वेश्चन डाल के या इस तरह कोई भी वो कर दिया करो, फिर मैं 1 बाय 1 कर लिया करूंगा। ठीक है, इस तरह डिस्टॉर्शन नहीं होगी, बाकी लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओके जी, यस बताओ। सर, वो दरअसल कल कनेक्शन में कोई इशू था इंटरनेट का, तो ओल्ड पब्लिक मैनेजमेंट मिस हो गया था मेरे से, उसका थोड़ा ओवरव्यू दे दें। ठीक है, क्लासिकल, इसको हम ओल्ड पब्लिक मैनेजमेंट नहीं कहते, हम इसको कहते हैं क्लासिकल पब्लिक मैनेजमेंट। उस क्लासिकल पब्लिक मैनेजमेंट में या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में बेसिकली डिफरेंस जो आता है वो मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल, हम क्लासिक सिस्टम में हम डिफाइन करते थे स्पेसिफाइड चीजों को, हम कहते थे चाहे कुछ
चेंज हो या ना हो, वो जो सिस्टम ऑलरेडी डिफाइंड है हमने उसको फोकस करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल दुनिया जितनी मर्जी एडवांस्ड हो जाए, अगर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या अपने सिस्टम में लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि भाई कम्युनिकेशन हमारी लेटर्स के जरिए ही होगी, तो हम लेटर्स के जरिए करेंगे। किसी कॉल को किसी ऐसी चीज को एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे जो कि एडवांस्ड होगी। फॉर एग्जांपल उसकी मिसाल लो, रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट की जुडिशरी के अंदर अभी भी आई थिंक सो वीडियो को एज अ फैक्ट कंसीडर नहीं किया जाता। कोई भी वीडियो उसको एज अ फैक्ट कंसीडर नहीं किया जाता, बिकॉज वो कहते हैं कि ये जी अमेंडेबल है, इसके अंदर चेंजेबल हो सकती है, और ये काफी सारी चेंजिंग हो सकती हैं, काफी इनइफेक्टिव या इनएक्यूरेसी आ सकती है। तो इस वजह से भी वो कहते हैं जी हम क्लासिकल सिस्टम पे चलेंगे, हम सिर्फ लोगों की गवाहान को मानेंगे। तो इस तरह का क्लासिकल सिस्टम भी पाया जाता है। जबकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में हम एडवांस्ड मेथड्स, एडवांस्ड टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम फोरेंसिक का मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, हम साइंटिफिक अप्रोचेस अडॉप्ट करते हैं उन तरीकों से जिन तरीकों से ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। ठीक है। सो उसको हम कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और जो ओल्ड पब्लिक मैनेजमेंट या क्लासिकल पब्लिक मैनेजमेंट है, उसमें हम क्लासिकली जो ओल्ड मेथड्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो अप करते हैं। ठीक है। ये जनरल है, लेकिन हम इसको डिटेल में भी करेंगे, डोंट वरी। न्यू पब्लिक और क्लासिकल को जरा डिटेल में भी करेंगे। ओके चलो। और Yes, sir. किसी के Thank माइंड में you. हो सकता, और किसी के माइंड में कोई सवाल है जल्दी से पूछ लो। चलो भाई, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड है, या समझो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज जो हैं वो क्या है, उनका बेसिक पर्पस क्या है, इसी तरह लीडरशिप क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है, ये भी आपके सब्जेक्ट का कुछ पार्ट है। उन्होंने फिर इसके अलावा इसी के अंदर सेकंड पोर्शन में डाला हुआ है टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने इलेबोरेशन की हुई है, मांगी हुई है। उसमें क्या, फॉर एग्जांपल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, ये सब कुछ। अच्छा मुझे आप लोग ये बता दो, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, मुझे पहले ये क्लियर कर दें, 18th अमेंडमेंट मैंने पढ़ाई थी, किस किस ने पढ़ी हुई है? मैंने पढ़ाई थी ना आप लोगों को? मुझे क्विकली ये भी बता दें, अगर नहीं भी पढ़ाई तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। 18th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की 18th अमेंडमेंट। सर कल हम कुछ स्टूडेंट्स की, यानी मेरी भी कल आपके साथ फर्स्ट क्लास थी, लेकिन 18 अमेंडमेंट हम लोगों ने पढ़ी हुई है। मॉर्निंग वाला जो बैच था उन्होंने पढ़ी हुई है 18 अमेंडमेंट। ठीक है। अच्छा, और किस किस ने पढ़ी? सब लोगों ने पढ़ी हुई है? मुझे थोड़ा सा बता दें, जिसने नहीं पढ़ी हुई वो बता दें। चले, नहीं सर, इवनिंग मैंने में नहीं पढ़ी हुई। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो बाकियों ने पढ़ी हुई है, मुझे थोड़ा बताएं। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं नहीं पढ़ी, ओके ठीक है जी, हम इसको लाजमी पढ़ेंगे। पढ़ी है वो थोड़ा सा बता दें कौन कौन है। एक क्विकली बता दो, सिर्फ दुआ ने पढ़ी हुई है? ओके चलो हम इसको रिवाइज करेंगे। अच्छा दुआ, आप मुझे ये थोड़ा सा बता दें, दुआ ओपन योर माइक प्लीज, आपने भी पढ़ी है। कनेक्टिविटी इशू ऑन योर्स। मेरी साइड पर, मेरी साइड पर नेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, बाकी लोगों को भी? नो। चलो फिर बाकी लोग चेक कर लो, आपकी साइड पर शायद इशू आ रहा है, देयरफॉर सच टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इज गोइंग टू क्रिएटेड। चलो अच्छा, चलो हम इसको ना 18th अमेंडमेंट को डिटेल में कर लेंगे दोबारा एक दफा अच्छे तरीके से। अली हैदर, अली असगर, मुझे जरा बताओ 18th अमेंडमेंट में क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं, बुलेट्स बताओ, जो फंडामेंटल आप लोगों ने बुलेट्स पढ़े हैं वो मुझे बता दो। सर इसके अंदर हमने पढ़ा था जो 7th NFC अवार्ड है,
उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्राइटेरिया था वो था। फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल से पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ था वो था। फिर 58 भी जो वो ख़त्म हुई थी। फिर मिलिट्री ठीक का है, रोल इसके अंदर बताया गया था। ठीक है। वो 6-7 पॉइंट से इसके मेन वही पढ़े हैं। ओके, नहीं आप लोगों ने ये पढ़े हैं सीसीआई की क्रिएशन, एनएफसी अवार्ड, ये सब चीजें आप लोगों ने कवर की हैं? अली और दुआ, मुझे ये बताओ, व्हाट इज सीसीआई, व्हाट इज एनईसी, व्हाट इज एनएफसी अवार्ड, और उसकी स्ट्रक्चर्ड के बारे में कि किस तरह है, आर्टिकल कौन से इस्तेमाल होते हैं, और ऑल दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड और नॉट, मुझे ये बता दो। सर इसमें सिर्फ एनएफसी अवार्ड पड़ा है जो आप बता रहे हैं उसका ओनली structure। जी सर। ओनली एनएफसी अवार्ड? यस सर। ओके, नहीं आप लोगों ने ये सारा कुछ पता होना चाहिए, सीसीआई क्या कर रही है, एनईसी क्या कर रही होती है, फिर किस तरह वर्क, क्वालिटिव वर्क कैसे हो रहा होता है, क्यों प्रोविंसेस इतने पावरफुल या ऑटोनोमस हो गए हैं, उनकी बेसिक रीजन क्या है, ठीक है, इन सब चीजों का पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें कहाँ बेस करती हैं? आपकी 18th अमेंडमेंट में। और याद रखिएगा 18th अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को प्रोविंसेस का पढ़ा था, ठीक है। लेकिन कोशिश किया करो इसको जब तैयार करना है तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देखना है कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मोर पावरफुल या शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स प्रोविंसेस। उसकी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो सीएसएस क्लियर करता है और वो ग्रुप ज्वाइन करता है पास ग्रुप, और वहां से वो जाकर असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, और एक वो स्टूडेंट जो पीएमएस क्लियर करता है और वो जाकर पंजाब से असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, तो इन दोनों की पावर में क्या डिफरेंस होगा, हम जनरल देखेंगे, ठीक है। और इनकी सैलरीज में क्या डिफरेंस होगा। अब आपको मैं थोड़ी सी मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल जो असिस्टेंट कमिश्नर पीएमएस से बन रहा होता है उसकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है एज कंपेयर टू द दोज पर्सन जो कि सीएसएस के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से अपने कॉमन कॉन्सेप्ट्स समझ लोगी तो आपको ज्यादा इफेक्टिवली समझ आ जाएगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फेडरल लेवल से प्रोविंशियल लेवल तक कैसे ट्रांसफर हो रही है या कैसे चेंजेबल हो रही है, ठीक है। ये सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर वाली पोस्ट की बात नहीं कर रहा, ये ऑलमोस्ट बाकी सारी पोस्ट में भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 1 और 2 और 3 जो टॉप मोस्ट स्लॉट्स हैं, पुलिस सर्विसेज हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और फॉरेन सर्विसेज, आई थिंक इनकी पेज डिफरेंट है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप लोगों को इन फंडामेंटल चीजों का पता होना चाहिए, और आपको इससे एनालाइज कर लेना चाहिए कि एक लास्ट ईयर, उससे भी लास्ट ईयर मोर देन 15 स्टूडेंट्स जो जिन्होंने सीएसएस क्वालिफाई करके वो ग्रुप्स ज्वाइन भी कर चुके थे, एंड दे रिजाइन फ्रॉम दैट सीट्स और ग्रुप्स एंड दे ज्वाइन पीएमएस सर्विसेज, ठीक है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग पावर टुवर्ड्स द प्रोविंसेस, and that power has been shifted due to 18th amendment, ठीक है, उसको हमने डिटेल में करना होगा, ओके। चलो भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम पढ़ने लगे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड। व्हाट इज बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड, या साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं इसको, हम साइंटिफिक थ्योरीज भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स कंसीडर किए जाते हैं इन सम टर्म्स, ठीक है। और ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेस कर रहे होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स पर, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर एक साइंटिफिक अप्रोचेस ये हैं कि ये थ्योरी कहती है कि आप जो भी मेथड अडॉप्ट करते हैं और उस मेथड में एक टारगेट होता है कि हम किस तरह एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस बना सकें इन ऑर्डर टू
मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, और उस मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी में वो किसी भी फॉर्मेट की प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ enlightenment, productivity in terms of economic progress, productivity in terms of managerial post या management, ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। बट इसका टारगेट क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का टारगेट ये होता है कि ये जो आपने अप्रोचेस अडॉप्ट करनी है, ये अप्रोचेस फॉर द सेक ऑफ या फोकस क्या करना होता है ऑन द लेबर्स। मींस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज जो बेस करती हैं, वो उनका टारगेट ये होता है कि हम किस तरह मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करें, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, और उसमें प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए सबसे कौन सी बेस्ट सूटेबल वेज होंगे जिनसे हम अपनी लेबर, जिस लेबर से मुराद वर्कर या जो भी किस तरह ले सकते हैं, पूरी या इस पूरी साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड का या थ्योरीज का पर्पस ये है। ठीक है, लेट सपोज आपके अंडर 500 बंदे, आप जी एक ऑफिस के हेड हैं और आपके अंदर 500 पर्सन हैं और वो डिफरेंट पोस्ट पर हैं। नाउ हाउ यू कैन अप्रोच ऑल दीज लेबर्स या ऑल दीज पर्सन to enhance the efficiency of that work, to enhance the productivity of that particular department, और उसके लिए हमें किन किन स्ट्रेटजीज या किन किन तरीकों से हम enhance कर सकते हैं, वो हमें adopt करना होता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा छोटा भाई, ही इज ऑल्सो कैप्टन इन आर्मी, और वो उनकी जो यूनिट्स में क्या होता है, अब मैं उसकी मिसाल दूँ। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, और उस एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर किस तरह वर्क हो रहा होता है। आई जस्ट गिव यू द वेरी सिंपल एग्जांपल। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ना पता नहीं कितनी हजार यूनिट्स होंगी। यूनिट्स मींस एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल होते हैं या आर्मी पर्सनल्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं आर्मी के अंदर। लेकिन जो यूनिट जहां भी जाती है ना, उसको ये अथॉरिटी होती है कि अगर आपके वर्कर मींस आपके अंडर जो भी सोल्जर्स हैं, अगर आप उनसे पोटेंशियली एक इफेक्टिव वर्क ले सकते हैं या इफेक्टिव काम करवा सकते हैं, तो आप अपनी यूनिट का बिल बनाएं या आप अपनी यूनिट के लिए कोई भी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। और वो जो प्रोडक्टिविटी होगी या जो भी आप काम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक होटल बना लेते जी, आप एक यूनिट जी एक होटल बना लेते और उस होटल के अंदर सारे आर्मी वाले लोग आकर खाना पीना खाते हैं और सब कुछ होता है। अब उसकी जो प्रोडक्शन से बिल आता है, पैसे आते हैं, वो उस यूनिट के पास जाते हैं और वो यूनिट क्या करती है, वो पार्टीज करती है, वो अपनी अयाशियां जो मर्जी करना है वो उस यूनिट के। यूं समझो एक यूनिट जो है उसके अंदर चाहे वो 500 बंदा है, 400 बंदा है, 2000 बंदा है, जितना भी बंदा है, वो एक यूनिट एक किस्म का एक फैमिली बन जाता है। और वो जो फैमिली है, वो फैमिली एज एन कलेक्टिव बॉडी के तौर पर काम करती है और जितनी उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोग्रेस होती है। सर वॉइस नहीं आ रही, सर तेरा वॉइस बाकियों को भी नहीं आ रही। ओहो, वॉइस आप सबको नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप सबको। नेटवर्क इशू। ओहो, सही आ रही तो सही आ रही है, तो बाकी लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। ओहो, ओके ओके ओके, अब आ रही है। दरमियान में प्रॉब्लम हो जाती है। कहाँ से ड्रॉप हुई थी बात, मुझे थोड़ा बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर आप यहाँ से बता दें जो आप बता रहे थे प्रोडक्टिविटी का, कि इसमें इन्हांस करती है प्रोडक्टिविटी, किस तरह से होती है, आपने एग्जांपल दी थी अभी, वो शायद समझ नहीं आई। ओके, मैंने ये बात की थी, देखो एक यूनिट जो होती है ना विद इन आर्मी,
वो यूनिट एज अ होम के तौर पे एक्ट कर रही होती है, ठीक है। और उसका काम क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा उनके पास टाइम है और उनके पास एक्स्ट्रा सोल्जर हैं जो कि उनको लेट्स सपोज कोई काम असाइन किया, उसके अलावा भी लोग बच रहे हैं, देन दे कैन यूटिलाइज दोज पीपल फॉर द जनरेशन ऑफ मनी, ठीक है। और वो जो मनी जनरेट होगी, मैंने आपको मिसाल दी कि वो लेट्स सपोज कोई छोटा सा होटल क्रिएट कर देते हैं विद इन अ यूनिट और विद अदर यूनिट्स, और उसके अंदर लोग आकर, आर्मी वाले आते हैं, सिविलियंस आकर खाना खाते हैं, और खाना खाने से उस होटल से रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। अब वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो क्या करते हैं, वही जो पैसा होता है वो उस यूनिट के लोग, या यूं समझ लीजिए उस यूनिट के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो सब मिलकर एंजॉय करते हैं, या कोई नई चीज ले लेते हैं, नई कोई एडवांस्ड चीजें उठा लेते हैं फॉर द ऑफ दैट यूनिट। यूं समझो फॉर एग्जांपल यूनिट के पास ही 50 लाख रुपए का फायदा हो गया फौजी फर्टिलाइजर। ये तो आर्मी का बड़ा लेवल का है ना, यूनिट्स में छोटे छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। डीएचए एंड फौजी फर्टिलाइजर आर द बिगर यूनिट्स, ठीक है, या बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। हम छोटी छोटे विद इन अ यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बड़े लेवल पर नहीं जा रहा, ओके। सो इस तरीके से जो मैनेजमेंट है, ये अब डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट। अगर देखो, अगर तो आप मैनेज नहीं करेंगे या आपकी इफेक्टिव अप्रोचेस नहीं होंगी टू टू कंट्रोल द मासेस, देन यू कैन नॉट बी एबल टू अर्न फ्रॉम दोज पीपल हु आर अंडर योर्स, ठीक है। उसकी मिसाल दूं, मैं खुद विजिट किया एबटाबाद के अंदर, एक है आर्मी का मेसेज है, ठीक है। अब आर्मी के वो जो मेस हैं वो एक एक यूनिट के अंदर है। फॉर एग्जांपल बलोच मेस है, पीफर मेस है, ये डिफरेंट मेसेज हैं जहां जाकर लोग खाना खाते हैं, सिविलियंस एंड प्राइवेट आर्मी वाले, लेकिन मेजोरिटी आर्मी वाले जाते हैं। अच्छा, अब वहां जाकर हमने खाना खाया तो जितना वो बिल बना वो कहाँ गया, वो यूनिट के पास गया, वो उस यूनिट के खाते में गया, और लोग उसी यूनिट के ऑफिसर्स ने एक किस्म का, वो एक किस्म की उनकी जो बिजनेस चल रहा था, उस पूरी यूनिट का एक बिजनेस चल रहा था। और वो बिजनेस क्यों चल रहा था? बिकॉज उन्होंने इफेक्टिवली मैनेज किया और उससे वो अर्निंग की। किसी और यूनिट में जाएं तो एक और काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक यूनिट बलूचिस्तान में इंस्टॉल्ड है, और बलूचिस्तान में उनके पास जी 30,000 एकड़ पर रकबा पड़ा हुआ है जिनकी उन्होंने सिक्योरिटी करनी। अब वो सिक्योरिटी के साथ साथ 50,000 बंदों के, फॉर एग्जांपल 500 बंदे हैं, उन 500 की हर टाइम तो ड्यूटी नहीं होती ना। फॉर एग्जांपल 200 की ड्यूटी होती है, 300 फ्री होते हैं। तो जी उन ऑफिसर ने मिलकर डिसाइड किया कि वाई नॉट हम 3 बंदों को असाइन कर दें कि जो एग्रीकल्चर का नो हाउ रखते हैं। उनको कहें जी यहाँ खीरा लगा दो, उन्होंने सारे खीरे लगा दिए। तो वहां से जो प्रॉफिटेबिलिटी हुई वो भी उस यूनिट के पास जाती। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेक्निक है या टूल है या थ्योरीज हैं, वो ये कहती हैं कि इंसान की या जो आपके अंडर लेबर है उससे उससे किस तरह, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उस लेबर से किस तरीके से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी करने का बेसिक टूल्स या टेक्निक्स जो हम लर्न करते हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट टूल्स के जरिए या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज के जरिए हम लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका बेसिकली, अच्छा, अब इन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज में हम क्या क्या करते हैं? अच्छा देखो, चलो ये तो हम साइंटिफिक जनरली बात कर लेना। अब उसके अंदर हम डिटेल में जाते हैं, उन चीजों को प्रिसाइजली देखते हैं जो कि साइंटिफिकली हम ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल करना है, लेबर को कंट्रोल करना है, तो कौन लोग ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करेंगे? हम कहेंगे उन लोगों वो लोग ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करेंगे जिनकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी हों या लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। अब हम देखें, हम कहते हैं जी लीडर कौन या लीडर होता, बेसिकली हम कहते हैं कि जो बंदा, जिस बंदे हाँ जी, मान सवाल कर लो। सर आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो गई थी, प्लीज रिपीट कीजिएगा। ओके, कहाँ से डिस्टॉर्ट हो गई थी मुझे दोबारा बता दें।
रियली सॉरी फॉर सर दैट। आप साइंटिफिक, नो प्रॉब्लम सर, आप बात कर रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्रोल करने का साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं और उसके बाद डिस्टॉर्ट हो गया था। अच्छा, मैं बता रहा था कि ह्यूमन रिसोर्स या साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड जो होता है वो बेसिकली टारगेट ये करता है कि हम साइंटिफिकली चीज़ों को या बंदों को किस तरह अच्छे तरीके से अडॉप्ट या इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल लो, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप सब लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, इंस्टा भी जाते हो, आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हो। आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन कॉमन देखी है कि आप जब कोई चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल जी आपने जी नुसरत फ़तेह अली खान के गाने सुने, ऐसे ऐड किया तो एक गाना सुना, बड़ा मज़ा आया जी। उसके बाद फ़ौरन आप देखते हो कि उसी नुसरत फ़तेह अली खान के और गाने आ जाते हैं। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ इन एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही दुआ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या काम कर रही है? ये आपकी साइंटिफिक मैनेज कर रही है। साइंटिफिकली मैनेजमेंट टूल है कि जो बंदा उन्होंने एक साइंटिफिकली एक एल्गोरिदम डिजाइन कर दिए, एक डिफाइन कर दिए कि जो बंदा जो चीज पसंद करता है उसके सामने वो चीज पेश कर दो, उससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं आप उसके सामने पेश कर दो। अब ये दैट इज अनदर आर्ट टू मैनेज द मासेस। देखो, दुनिया की इस टाइम की पॉपुलेशन है मोर देन 7.8 बिलियन। अब 7.8 बिलियन को कंट्रोल करना या मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को हेल्प लिया, साइंटिफिकली वो टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं कि जिनके थ्रू ये टोटल ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल इन अ सेंस ऑफ टू टर्म्स। फॉर एग्जांपल, उनकी डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं। नंबर टू ये कि जो जो आप लोग चीजें 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 देखते हो, ये जो भी इंसान इस दुनिया में बैठकर इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो जो एक्टिविटीज कर रहा होता है, उसका सारा डाटा उनके पास जा रहा होता है। और वो जो डाटा जा रहा होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड हो रही होती है, और वो उस प्रोफाइल के जरिए एनालाइज करते हैं कि इन बंदों, फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे एट अ टाइम कोई एक मूवी देखते हैं, और उस मूवी के बाद 10 बंदे एट अ टाइम कोई डिफरेंट सॉन्ग सुनते हैं। तो उनकी एक्टिविटीज, उनका जो भी जेस्चर्स हो रहा होता है उसको मैनेज करना, ये तो मैं 10 बंदों की मिसाल दी, वैसे तो 10 बिलियंस की सेंस में हम कह सकते हैं, सॉरी बिलियन नहीं, मिलियन, 100 मिलियंस तक जा सकते हैं। इस तरीके से वो सब चीजें साइंटिफिकली मैनेजेबल हो सकती हैं। ठीक है, सो मेक श्योर दैट हम जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बातें करेंगे, वी ऑल ऑफ यू शुड नो दैट कि हम जो चीज अडॉप्ट करेंगे वो साइंटिफिकली इफेक्टिव होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने मिसाल दी लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या है जी? लीडरशिप एक और टेक्निक या तरीकाकार है, या किसी ह्यूमन बींग्स को या लेबर को कंट्रोल करने का वो तरीकाकार है जो बंदे, जिन बंदों के अंदर नेचुरली या जिनके अंदर जिन्होंने इफेक्टिवली अपनी इम्प्रूवमेंट की है, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, कम्युनिकेशन ग्रूमिंग के लिए, इसके साथ स्ट्रेटेजी थिंकिंग के तौर पर या गुड सेटिंग के तौर पर, इन्होंने जिन्होंने जो चीज इस चीज पर वर्क किया है, दे आर मोर इन्फ्लुएंसर on the labor rather than those people who are just living on the earth. Simple अल्फाज। देखो, एक बंदा अगर पढ़ता है कि किन किन तरीकों से लर्निंग है, वो इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं, उस लर्निंग को हम कहते हैं कि वो लर्निंग इन टर्म्स ऑफ साइंस है। हम साइंटिफिकली कैलकुलेट करते हैं नहीं भाई, कौन सा बंदा कितना इन्फ्लुएंस है दूसरों के। तो इस चीज को हम साइंटिफिकली देख रहे होते हैं। या वो बंदी जो कि एस्टेटर है, उसको आप जरा बेसिक क्वालिटीज आपको नजर आएंगी। उन 3 बेसिक क्वालिटीज में से ना नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है ना, वो है उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
आप दुनिया का कोई भी लीडर उठा लो, दुनिया का, आप उसके अंदर भी लीडर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपने ग्रुप के लीडर हैं। इसके साथ साथ जरदारी भी अपने ग्रुप के लीडर हैं। अच्छा, इमरान खान भी अपने ग्रुप के लीडर हैं, बाकी लोग भी ग्रुप के लीडर हैं। अच्छा जी, हम कहते हैं जी चलो जी इमरान खान, फजलुर रहमान जी, चलो जी वो हो गए। इसके अलावा भी देखो आप, मौलाना सिराजुल हक हो गया, जमात इस्लामी के जो हेड है, वो भी ग्रुप के लीडर हैं। लेकिन इन सब में आप देखोगे तो आप एक चीज कॉमन सेंस से एनालाइज करोगे कि जो बंदा या बंदी, मरियम नवाज भी तो लीडर है अपनी ग्रुप की, जो बंदा या बंदी जिसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, वो एक इफेक्टिव लीडर के तौर पे आता है। जैसे कि इमरान खान की कम्युनिकेशन स्किल्स बाकी सब की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी उसके इस सिंगल द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसी वजह से अगर आप लोगों ने आइदर सिविल सर्वेंट बनना है, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है तो आपको बन जाओगे। अगर खुदा ना खासा नहीं भी बनते तो शायद अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत बेहतर और भी रास्ते खोले हों। एक चीज फोकस करो अभी साथ साथ, अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पर। अगर आप सब लोग अपनी लाइफ में, ओहो अभी भी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी मैंने आप लोगों का मैसेज नहीं देखा। सर अब क्लियर है, लेकिन जब आप वो लीडरशिप क्वालिटीज की आपने बात की फिर उस बीच में डिस्टॉर्ट हो गई, फिर बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। ओह माय गुडनेस, मैं नेट का कनेक्शन अभी चेंज करूं? अगर चेंज करता हूं तो एक मिनट, मैं अभी चेंज करता हूं नेट का कनेक्शन। हाँ, अब आवाज आप सबको आ रही है? जी सर आ रही है। ओके, चलो अब चेक करते हैं, अगर उम्मीद है बेहतर नेट आएगा। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था, देखो लीडरशिप जो स्किल्स हैं या लीडरशिप क्वालिटीज का हो या लीडरशिप इटसेल्फ क्या होती है, वो बंदा या बंदी जो इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता हो, इंडिविजुअल बेसिस पर दूसरों पर इन्फ्लुएंस करता हो, दीज आर कॉल्ड इफेक्टिव लीडर्स। ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना, हम कहते हैं जी इनबॉर्न लीडर होते हैं जी, कुछ लोग जी इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज लेकर आते हैं, और जी लीडर जो होता है हमेशा इनबॉर्न होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, diversified research from the
डिफरेंट फोरम्स, वो ये कहते हैं कि अगर हम बात करें इनबॉर्न लीडरशिप स्किल्स की, तो उनमें और एक जनरल जो लीडर बनता है उसमें फर्क सिर्फ ये होता है कि इनबॉर्न के अंदर नेचुरली 20 to 25% नेचुरली लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। और एक बंदा जिसके अंदर लेट्स सपोज लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, तो वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड अप कर सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो किस तरीके से कर सकता है? वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर वर्क करके, और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। या आप यूं समझ लो कम्युनिकेशन स्किल्स, सिंपल बात। वो बंदा, मैंने आप लोगों को मिसाल दे रहा था इमरान खान की, मैंने आप वो आवाज आई थी आप लोगों को इमरान खान वाली? जी सर, वहां तक आवाज आ गई थी। चलो बस ठीक है। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप सब लोग ये बात मेक श्योर कर लो कि अगर आप लोगों ने इफेक्टिवली अपने आप को सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंसर बनाना है, ये इफेक्टिव पर्सन के तौर पर एक्ट करना है, या इन अदर वर्ड्स आपको मैं ये बात करूं, मैं कहूं इन अदर वर्ड्स कि अगर आप लोगों ने एक चीज कॉमन देखी होगी अपनी सोसाइटी के अंदर, कुछ लोग आपकी ग्रुप्स के अंदर आकर बैठते हैं, क्लास के अंदर आकर बैठते हैं, और पूरी क्लास के अंदर बले बले हो जाती है जी, वो आकर बैठ गए जी अब तो मजा आएगा, या जनाब सब ये बैठ गए आकर क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, या ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, या फैमिली के अंदर आकर बैठ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस हो या ना हो फील ही नहीं होता। आप लोगों ने कॉमन देखा होगा अपने ग्रुप के अंदर भी, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं वो आकर बैठे या ना बैठे कोई मसला ही फील ही नहीं होता। हम कहते हैं चलो बैठा है ठीक है, नहीं बैठा चल भी कोई मसला। लेकिन देखो हम किसको लाइक कर रहे होते हैं? उन लोगों को लाइक कर रहे होते हैं जो आकर इन्फ्लुएंसर होते हैं, या जिनकी प्रेजेंस उस ग्रुप के अंदर इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो वो क्यों इफेक्टिव होती है, उसकी बेसिक चीज क्या होती है? दिस इज मी, हाँ अच्छा, सॉरी सॉरी, ओके ओके। उसकी रीजन ये होती है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिन स्टूडेंट्स की या जिन लोगों की इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, वो चाहे वो जितनी मर्जी टॉप मोस्ट पोजीशन पे चले जाएं, या चाहे वो जितनी मर्जी अचीवमेंट हासिल करें, अल्टीमेटली दे आर नॉट इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर ऑन द सोसाइटीज, ठीक है। इसके बरक्स एक वो बंदा जिसकी लिमिटेड सक्सेसेस हैं, बट ही और शी इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, तो वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्टिव इन्फ्लुएंस करता है। सो मेक श्योर दैट आप लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ, वो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को जब भी क्लास के अंदर मौका मिलता है, ग्रुप्स में मौका मिलता है, दोस्तों में मौका मिलता है, ऑल ऑफ यू शुड हैव टू वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। वो किस तरह होंगी? वो इस तरह होती हैं कि आप सोसाइटी के अंदर आप जिस भी जगह पर बैठते हैं, आपको बात आती करने आती है नहीं आती, यू हैव टू गो फॉर इट। आप एटलीस्ट अपने आप से कमिट करो। फॉर एग्जाम्पल कहीं जगह पे बैठे हैं, कोई 5 बंदे बैठे हैं, 7 बंदे बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं, तो आपने टारगेट ये सेट करना है कि आप 1 मिनट बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 2 मिनट बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 5 मिनट कॉन्टिन्यूसली बात कर सकते हो या नहीं कर सकते। दैट इज अनदर आर्ट, दैट इज अनदर आर्ट, याद रखना, ठीक है। और ये बात मेक श्योर कर लो। मैं ये बातें क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, ये क्यों हमने, मैं तो आज आई वाज शॉक्ड कि ये भी टॉपिक इन्होंने इसके अंदर भी इन्वॉल्व किए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी। उसकी बेसिक जो चीजें हैं, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, I appeared in different declamations at district level or Punjab level or whatever it is. And Alhamdulillah, मुल्तान डिवीजन में फर्स्ट पोजीशन ली थी एट दैट टाइम और फिर जाकर लाहौर में अच्छी पोजीशन ली थी। दैट इज समथिंग एल्स। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मैंने चीज नोटिस की है, हम जो साउथ पंजाब के जिनके मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी गुड, they are very intelligent, they are very smart, but they don't have effective communication skills. Ultimately they face many challenges,
whenever they entered in the industries, whenever they entered in the higher level, they could not secure any higher positions due to the lack of effective communication skills. ठीक है? So make sure that all of you should make sure that work on it right now to onwards to improve your personality. ठीक है? और उसमें आपको मैं छोटी सी बात कर दूं, ये जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करूं, याद रखना आपकी जो कम्युनिकेशन होती है ना, कम्युनिकेशन का हार्डली 7% वेटेज होता है आपके वर्ड्स पर। जो हम अल्फाज बोल रहे हैं ना, इसके ऊपर 7% वेट होता है। मीनिंग इसका अगर हम एनालाइज करें कि किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो उसमें से अल्फाज का सिर्फ 7% वेट होता है। 35% आपकी टून का होता है। मैं अभी जैसे बोल रहा हूँ ना, स्लो बोलता हूँ और तेज बोलता हूँ, फिर मैं रुक जाता हूँ, फिर मैं तेज हो जाता हूँ। ये जो ट्यून्स होती है ना, दैट आल्सो इन्फ्लुएंस ऑन द लिसनर्स। ठीक है? अब देखो हम आप लोग मैं जो बातें कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपके सामने तो नहीं बैठा, मीन्स फिजिकली आप लोगों के सामने नहीं बैठा, बट बैक एंड पर बैठकर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, एंड ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग मी। और उस लिसनिंग में क्या हो रहा है, हम दो चीजों पर, सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, हमारी दो चीजों पर हो रही है। एक तो मेरे वर्ड्स आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, दूसरा माई फीलिंग्स इन टर्म्स ऑफ अप्स एंड डाउन ऑफ माई साउंड। ठीक है? ये चीज जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस करती है ना चीज इन पूरी कम्युनिकेशन में, वो करती है आपकी बॉडी। बॉडी की जो कम्युनिकेशन होती है ना, फिजिकल बॉडी की जो कम्युनिकेशन होती है, वो ऑटोमेटिकली कन्वे करती है कि आप मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, आप किस कंडीशन में हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या बात हो रही है, क्या नहीं करना चाह रहे। देखो मैं अगर कहता हूँ, कोई मेरे से पूछता है सर पानी पीना है, तो मैं कहता हूँ चलो ले आओ। अब मैंने रुक के कहा चलो ले आओ, कहा कह तो दिया पानी का, मैंने उसको कह तो दिया कि भाई पानी चलो ले आओ। लेकिन अगर एक और स्टूडेंट पूछता है किसी और मूड टाइम में, अब मेरी बॉडी लैंग्वेज ये थी, ढीली थी, तो मैंने उसको कहा जी चलो ले आओ। उसने ये एनालाइज किया कि सर का दिल नहीं है पानी पीने का, और मैं जानबूझ के शायद दे रहा हूँ, या सर ने दिल खुश करने के लिए पानी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। लेकिन इन अदर वर्ड्स कभी और कंडीशन में किसी और स्टूडेंट ने पूछा जी सर आपने पानी पीना, मैंने कहा चलो ले आओ। अब मैंने जो चलो ले आओ कहा, उसने कहा कि सर को जल्दी जरूरत है या इफेक्टिव, तो इट मींस दैट मेक श्योर दैट आपकी लीडरशिप के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है दैट इज योर कम्युनिकेशन। और उस कम्युनिकेशन के अंदर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। एंड ऑल ऑफ यू शुड know that and should work on it to improve your body structured body language to become an effective influencer in our societies. ठीक है? Not only in our societies but also all over the world, because यहाँ से move करने के बाद you will reach on different seminars on different floors and you will be amazed that कि आप सोसाइटी का वो पार्ट होंगे जो कि इन्फ्लुएंसर होंगे, जो कि इफेक्टिव इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे सोसाइटी के डिफरेंट पोर्शंस पर। ठीक है? सो आप लोगों ने ये कोशिश आज से स्टार्ट करनी। अच्छा ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, आपका जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर अगर इफेक्टिव लीडर नहीं होगा तो उसकी बात लोग इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है? लीनियंट लेंगे। ठीक है? अगर वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर होगा तो लोग उसकी बात को इफेक्टिवली एक्सेप्टेबल समझेंगे। ठीक है? सिमिलरली इसी के अंदर एक और चीज में मेंशन है, एक लीडर के अंदर या एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर एक इस चीज का भी टूल होना चाहिए कि वो दुनिया के दूसरे लोगों को या उस इलाके के या उस पोर्शन के या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उसके अंडर हैं उनको मोटिवेट कर सके। he or she should be a good motivator. अगर वो पर्सन इफेक्टिवली मोटिवेट दूसरों को नहीं कर सकता, तो मेक श्योर दैट he or she is losing such type of confidence or such type of thing जिससे वो बाकियों पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सो आप लोगों ने इन चीजों पर भी वर्क करना है। ओके? ये बात यहां तक समझ आ गई? कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछो जल्दी से।
ओके ओके ओके। चलो अब हम जरा ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स का समझ लेते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स में ना दो मेजर स्ट्रक्चर्स को समझते हैं कि जी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, या फेडरल और प्रोविंशियल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और तहसील या यूनियन काउंसिल क्या होती है। कोई बताएगा मुझे, कि कोई थोड़ा सा गाइड करेगा क्या होती है? यस सुमान। सर सिर्फ फेडरल और प्रोविंशियल का पता है, तहसील और यूनियन काउंसिल की डिटेल नहीं पता। ठीक है, सर बताओ तो जो जो पता है। फेडरल है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, और प्रोविंशियल तो मतलब वो सिर्फ एक प्रोविंस तक उसकी अथॉरिटी लिमिटेड होती है। फेडरल पूरे मुल्क के लिए होती है। फेडरल पूरे मुल्क के लिए होती है, ओके। और दुआ आप भी बताओ, अक्सा भी बताएंगे। सर बेसिकली जो फेडरल है वो तमाम प्रोविंसेस को कंट्रोल करता है, यानी प्रोविंसेस जो हैं वो उसके फेडरल के सुपरविजन के अंडर होते हैं, सुपरविजन में होते हैं। ठीक है, फेडरल इज द सेंटर और बाकी जो 4 प्रोविजन है वो उनके उसके अराउंड है, ऐसे ठीक समझ है, लें। ठीक है, ओके। अक्सा आप बताओ। फिर मेरे दोनों पॉइंट सही थे जो मैंने बता दिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, आप तीनों ने सही पॉइंट बताए। अच्छा एक और चीज भी माइंड में रख लो, देखो दुनिया में ना, याद रखो, आप लोग को कोई खुद नहीं कहेगा कि भाई आप उठ के आए और स्टेज पर आकर बोलें, या आप प्लीज बोलेंगे तो हमें फायदा होगा। कोई आपको मौका नहीं देगा। याद रखना, मौका आप लोगों ने खुद बनाना है, और उसकी सबसे बेसिक जो स्टार्ट है वो क्लासरूम है। एटलीस्ट टीचर के साथ तो कम्युनिकेट कर सकते हो, सवाल तो कर सकते हो, जवाब भी ले सकते हो। सो मेक श्योर दैट, कोशिश करो कि यहाँ से, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी वीक समझते हो, या आप समझते हो कि उसको इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से स्टार्ट करो। अपने आप को इफेक्टिव जो एक्टिव स्टूडेंट होता है ना क्लास का, वो बनो, रादर देन खामोशी से बैठ के सुनते रहो गाना, ओए चब्बल, अरे फजूल बातें कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा, ये तो मुझे पता है, या यूं समझो जी ये सब कुछ मुझे पता है। इस तरह की सोचों से बाहर निकलो और अपनी बात को कन्वे करना सीखो, कि क्या आप कन्वे कर भी सकते हैं अगले बंदे तक या नहीं कन्वे कर सकते। अगर एक बंदे तक कन्वे नहीं कर पा रहे तो बाकी लोगों को किस तरह कन्वे करोगे, ये कन्विंस करो। सो मेक श्योर दैट आप लोगों ने आज से ऑनवर्ड हर एक टीचर के साथ मैक्सिमम कम्युनिकेट किया करो, और सवालात किया करो, अपनी क्यूरीज को खत्म करो, अपने माइंड में क्यूरीज को क्लियर किया करो, ओके। अच्छा अब देखो, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, उसको मैं मिसाल देता हूँ पूरे घर की। एक घर होता है ना, उस घर के अंदर अमीर होते हैं, और उसके अंडर जो होते हैं बच्चे होते हैं। अच्छा अब सिंपल अल्फाज में समझ लो, मुल्क जो है एक घर है, ठीक है, और उस घर के अंदर मुल्क के सरबराह जो है वो है अमीर, ठीक है। अब जो अमी अबू हैं या पेरेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, जो कि सारी मेन 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 चीजों को, हर एक प्रोविंस की चीजों को कंट्रोल करते हैं। कैसे मतलब, फॉर एग्जांपल वो कंट्रोल करते हैं फाइनेंस को, वो कंट्रोल करते हैं डिफेंस को, वो कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेशन को, वो कंट्रोल करते हैं आपकी आईटी सर्विसेज को। ये जो मेजर 4-5 चीजें होती है ना, उनको हमेशा अंडर रखा जाता है फेडरल के, पेरेंट्स के अंडर होती है जी। जिसको सिक्योरिटी, जिसको पैसा रिक्वायर्ड है वो फेडरल से लेगा, माँ बाप से लेगा, ठीक है। अच्छा अब जो प्रोविंसेस होते हैं ना, वो होते हैं आपके बहन भाई, जितने भी बहन भाई होते हैं इनको हम इन अदर वर्ड्स कह रहे होते हैं प्रोविंसेस, ठीक है। अच्छा उन प्रोविंसेस की छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, या यूं समझ लो बहन भाइयों के जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं तहसीलें, लोकल गवर्नमेंट, या छोटे लेवल की जो चीज। अब जो तहसील होती है, या यूं समझ लो भांजा भतीजा ने अगर कोई
मजाक में या वैसी अगर बात करनी होगी तो वो आपकी फेडरल तक तो बात पहुंच जाएगी, या पेरेंट्स तक, नानी अम्मा दादा दादा तक के बात पहुंच जाएगी। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल या कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी तो वो पहले अपने पेरेंट्स को कहेंगे, और पेरेंट्स जाकर बात करेंगे अपने माँ बाप से। सो मेक श्योर दैट कि आप लोगों को एक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। फेडरल हमेशा हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को कहते हैं, जो कि एक बैठे होते हैं कहाँ, फेडरल कैपिटल में। कैपिटल कौन सा होता है, हर कंट्री का अपना कैपिटल होता है। और ये भी याद रखो, लाजमी नहीं होता किसी कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही कैपिटल हो, कंट्रीज के अंदर एक से ज्यादा भी कैपिटल सिटीज होते हैं। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका देख लो, उसके अंदर मोर देन 3 कैपिटल्स हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ और कंट्रीज हैं, उनको भी देख लो, देन यू विल रियलाइज दैट कि लाजमी नहीं है कि एक कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही कैपिटल सिटी होगा, जैसे कि हमारे हमारे पास इस्लामाबाद है, ठीक है। सो कैपिटल में बैठकर कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है फेडरल। और फेडरल के अंदर क्या आता है, मेजर चीजें। मेजर कौन कौन सी चीजें, डिफेंस, इकोनॉमी, फाइनेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब जो फंडामेंटल चीजें होती हैं ये आती हैं फेडरल के पास। इसको हम कहते हैं, इन चैप्टर्स को हम कहते हैं ये फेडरल के अंडर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज आती है, बाकी जो छोटी चीजें होती है जैसा कि हेल्थ के इश्यूज हो गए, एजुकेशन हो गई, लोकल बॉडी सिस्टम हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, ये जो चीजें आती हैं ये ऑनर या ऑन दी जाती हैं प्रोविंसेस को। जैसा कि एक घर के अंदर अम्मी पेरेंट्स कहेंगे जी हमारे अंडर होगा कि कौन घर में आएगा कौन नहीं आएगा, गेट की चाबी मेरे पास हो, ठीक है जी, अम्मी अबू के पास आ गई। लेकिन अम्मी अबू ने ये अलाउ कर दिया कि जी कमरे, आप लोगों के जो जो कमरे हैं उस कमरों के अंदर कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्व नहीं होगा, आप अपने कमरे की अपनी मर्जी से डेकोरेशन करो, जिस तरह जिस दीवार पे जो चीज लटकानी है वो लटकाओ, जिस तरीके से मैनेज करना है वो करो, अपने कमरे को आप खूबसूरत खुद करो, ठीक है। सो दिस इज, अच्छा वो जो कमरा है दैट इज कॉल्ड प्रोविंसेस, ठीक है। और प्रोविंसेस को खुद एट, अच्छा फिर पेरेंट्स क्या कहते हैं जी, पेरेंट्स कहते हैं चलो जी ऐसे कहते हैं कि मैं हर एक बंदे और बंदी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे दे दूँगी, ये लो जी, बड़ा भाई है उसकी फैमिली बड़ी है, उसको हम देते हैं फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ का। छोटा भाई है जिसकी भी शादी नहीं हुई, चलो जी उसको हम देते हैं 10,000। सो ये जो डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द फेडरल लेवल, ठीक है। फेडरल कम्युनिकेशंस मींस फेडरल अफेयर्स नहीं, फेडरल कम्युनिकेशंस का मतलब ये होता है फॉरेन ऑफिस की कम्युनिकेशन, मींस फेडरल की कम्युनिकेशन विद फॉरेन कंट्रीज, बायलैटरल रिलेशंस हो गए, ट्राइलैटरल रिलेशंस हो गए, मल्टीलैटरल रिलेशंस हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए विद अदर कंट्रीज, ये फेडरल का काम है, ठीक है। ये फेडरल ही करेगा, ये प्रोविंस का काम नहीं है कि पंजाब उठ के जाकर कहे कि मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात रखता हूँ, सिंध कहे जी मैं अफ्रीका के साथ ताल्लुकात रखता हूँ, और बलूचिस्तान कहे जी मैं जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखता हूँ। तो इस तरह ये इनका काम नहीं है, ये काम सिर्फ और सिर्फ फेडरल का है। फेडरल डिफाइन करेगा कि हमने अमेरिका के साथ किस तरह ताल्लुकात रखने हैं, रशिया के साथ कैसे रखनी है, सर्बिया के साथ कैसे रखनी है। तो ये काम कम्युनिकेशन मींस दैट सेंस, रिलेशंस की भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन जो है अगर हम आईटी की टर्म्स में लें तो हम ये कहते हैं कि जितने कम्युनिकेशन मीन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, फॉर एग्जांपल आपकी आईटी बेस्ड कम्युनिकेशन जो होती है, दैट इज आल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ द फेडरल। फॉर एग्जांपल अली मुझे एक मिनट दो, जैसा कि हम बात कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन से मुराद आपकी एयरलाइंस हो गई, आपकी रेलवे हो गई, आपकी आईटी सर्विसेज हो गई, ये सारी किसके अंडर आती है, ये भी फेडरल के अंडर आती है, ठीक है। जैसे कि आपकी रेलवे है, जैसे पीआईए है, ये सारी अंडर किसकी है, फेडरल के अंडर है, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ अली क्या बात करने लगे। सर हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि हर वो चीज़ जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होगी या नेशनल इंटेग्रिटी को अफेक्ट करेगी वो फेडरल संभालेगा, और प्रोविंसेस के अंदर उससे नीचे वाले। नेशनल इंटरेस्ट में तो एजुकेशन भी है, नेशनल इंटरेस्ट में हेल्थ भी है, नेशनल इंटरेस्ट में तो आपका इन्वायरमेंट भी है, तो ये सारी चीजें नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आती है, ठीक है। इट डजंट मीन कि प्रोविंस जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे होते हैं या वो नेशनल इंटरेस्ट से बाहर निकल के चीजें सोच रहे होते हैं, नो, दैट इज
नॉट द इफेक्टिव डेफिनेशन ऑफ दैट थिंग। हम यूं कह सकते हैं कि वो फंडामेंटल जो म्यूचुअल, जिनका कंट्रोल या इफेक्ट म्यूचुअली हो, सबके ऊपर हो, तो उसको फेडरल कंट्रोल करता है। ठीक है, वो चीजें जिनका इफेक्ट या इन्फ्लुएंस या इम्प्लीमेंटेशन जिनकी इंडिविजुअल लेवल पर हो, तो उसको हम कहते हैं उसको हम कह रहे होते हैं प्रोविंशियल लेवल की मैनेजमेंट या अफेयर्स की कंट्रोलिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? ओके, और बाकी लोगों को कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछो। किसी के माइंड में कोई सवाल नहीं है? ये कैसे पॉसिबल है? समझ कैसे आ रहा है भाई? तहसील और यूनियन कौन से को बता? ओके ओके, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। सर यूनियन कौन से तहसील का चेक प्रोविंशियल? देखो, अब जरा गौर से समझ लो, तहसील एंड यूनियन काउंसिल का क्या कॉन्सेप्ट है। आपकी हायरार्की है। हायरार्की कैसे है? सबसे ऊपर होती है फेडरल, उसके नीचे होती है प्रोविंसेस। ठीक है, अच्छा, प्रोविंसेस के नीचे होती है आपकी अ, तहसीलें या डिस्ट्रिक्ट्स कह लो। डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर आती हैं तहसील, तहसील के अंडर आती हैं यूनियन काउंसिल। और वो जो यूनियन काउंसिल होती हैं उसको हम इन अदर वर्ड्स कह रहे होते हैं लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, या हम जब जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट हर इलाके, हर जो भी आपकी सोसाइटी होती है, फॉर एग्जांपल मुल्तान के अंदर वापडा टाउन एक सोसाइटी है, मॉडल टाउन एक सोसाइटी है, बुच विलास एक सोसाइटी है, कैंट एक सोसाइटी है, नशीमन कॉलोनी एक सोसाइटी है, सोसाइटीज है। अब फेडरल इस्लामाबाद वाले को तो नहीं पता कि भाई वापडा टाउन में कितनी बिजली रिक्वायर्ड है, या मसले किसके क्या मसाइल हैं, भुज विलास में क्या है, या नशीमन कॉलोनी में क्या हो रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो ये बनाया जाता है कि हर एक एरिया, जो जो आपकी उस एरिया के अंदर लोग रहते हैं, उन लोगों में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर लिया जाता है जिसके अंडर प्रॉपर टीम बनाई जाती है, और वो जो होती है टीम, वो उस एरिया के मसाइल को हल करती है। ठीक है, और वो जो मसाइल होते हैं उसी एरिया से रिलेटेड, उनको डायग्नोज कौन करता है? वो लोकल गवर्नमेंट के लोग करते हैं। अच्छा, अब इसी तरह इसी से पीछे चलते जाओ, हम लोकल गवर्नमेंट से पीछे जाते हैं। देखो, जैसे लोकल गवर्नमेंट बनी जाती है, उसके ऊपर जो आपकी तहसील होती है, डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, और फिर आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं, एमएनएज एमपीएज होते हैं, सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं, जिसको प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो जाकर बैठते हैं। इसी तरह एमएनएज होते हैं, और इस तरह अपर लेवल पर जाते हैं। ये जितने लोग होते हैं, ये बेसिकली जो आपका पैसा डिवाइड होता है, जो स्टेट लेवल पर पैसा डिवाइड, जो बजट में डिवाइड होती है, डिवीजन होती है, वो एक्चुअली बेस्ड ऑन योर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। कि जिन सोसाइटीज के अंदर लोकल गवर्नमेंट की एलकार या यूनियन ज्यादा होती हैं, उनको बजट बजट ज्यादा मिलता है। अब ये आपको यहीं से समझ लो, जहाँ लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा होगा, वहाँ पैसा भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम छोटा होगा या नंबर ऑफ पीपल कम होंगे, वहाँ बजट भी कम रिक्वायर्ड होगा। सो मेक श्योर दैट आप लोगों को ये क्लियरिफाई होने चाहिए। चलो, बजट से मैं अभी कंफ्यूज ना हो, हम इसको नहीं डिस्कस करें, हम यही डिस्कस कर रहे हैं सिंपल, कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक एमएनए क्या कर रहा होता है, यूनियन मेंबर्स, एमएनए एमपी। अच्छा, एमएनए और एमपी का भी समझ लो। देखो, एमएनए जो होता है ना, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उस वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर मतलब फेडरल लेवल पर। ठीक है, वो डायरेक्ट आपका कहाँ जाता है, वो पेरेंट्स के पास जाकर बैठा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे क्या होता है, एक एमएनए के अंडर ऑलमोस्ट 3 to 4 या कहीं 2 भी एमपीएज होते हैं। ठीक है, और ये जो एमपीएज होते हैं, ये बेसिकली कौन होते हैं? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज।
जैसे फेडरल असेंबली होती है ना, नेशनल असेंबली, उसी तरह प्रोविंशियल असेंबलीज होती है। और प्रोविंशियल असेंबलीज कौन बनाता है? प्रोविंसेस बनाते हैं। नंबर ऑफ जितने प्रोविंसेस होते हैं उस हिसाब से उतनी नंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं। अच्छा, अब जरा गौर से समझो। पहले एमएनए सिलेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल किसी एरिया का एमएनए सबसे बड़ा होता है। अच्छा, उसके अंडर होते हैं एमपीएस, ठीक है, और उन एमपीएस के अंडर होते हैं आपके ये जो लोकल गवर्नमेंट के एहलकार होते हैं, नाजिम, नाइब नाजिम, मेयर, ये जितने भी होते हैं ये ऑलरेडी किसके अंडर आ रहे होते हैं? ये उन एमपीएस के अंडर आ रहे होते हैं, ठीक है। और उन एमपीएस के अंडर होते हुए ये आपके वर्क करवा रहे होते हैं। अब यहीं से एक बात माइंड में बिठा लो, छोटी सी एक और भी बात है, उसके बाद हम एंड करते हैं। वो बात ये है कि एमएनए और एमपीए, इनका बेसिक काम होता है कानून साजी करना, ठीक है। इनका चूंकि काम कानून साजी करना होता है, तो ये याद रखो जो असल पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन या काम करवाना जो होता है लोकल लेवल पर या मुल्क की लेवल पर, वो एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का काम होता है। देखो, सोसाइटी के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर उस कॉलोनी के लोगों को पता होता है ना कि कौन सा बंदा गरीब है, कौन सा अमीर है, ना कि एक आउटसाइडर को पता होगा। तो इसी वजह से जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा होता, उस मुल्क के अंदर ऑटोमेटिकली जो इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम है वो भी वर्क नहीं कर रहा होता। अगर हम पाकिस्तान लेवल पर एनालाइज करें तो आप लोग ये चीज कॉमन देखते हो कि एमएनएज हो या एमपीएज हो, दे आर बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंसर वन, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो पैसा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को देते नहीं, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल अपने तक रखते हैं, ठीक है। जब वो अपने तक कंट्रोल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। जब वो इनइफेक्टिव हो जाता है तो अल्टीमेटली सिस्टम मैनेजेबल नहीं होता, ठीक है। या यूं समझ लो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डिसफंक्शनल हो जाता है, ठीक है। और जो एमएनएज हैं, एमपीएज, वो अपने पास कंट्रोल रखते हैं पैसा। जब लोग आते हैं उनके पास काम के लिए तो फिर वो अपनी मर्जी से जहां इन्वेस्ट करना होता है वो वहां इन्वेस्ट करते हैं, और ताकि नेक्स्ट टाइम उनको वोट्स भी मिले, उनको पावर भी हो, उनको लोग अप्रिशिएट भी करें। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट मेक श्योर दैट अगर हमने मुल्क का सिस्टम इफेक्टिव या इन्फ्लुएंसर बनाना है तो हमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा। ओके, चलो जी, आज का लेक्चर यहाँ करते हैं एंड। अब मुझे बताओ, सवाल है तो जल्दी जल्दी पूछो, माइक ऑन करके पूछ लो। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, लोकल गवर्नमेंट को हायरार्की नहीं समझ आई। मैं आप लोगों के साथ कर दूंगा पिक्चर शेयर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की ना, प्रॉपर, ठीक है। डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, मैं आपको शेयर कर दूंगा और उसमें आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरह है। ओके, चलो, और किसके माइंड में कोई सवाल है? एनीथिंग? यस, अली असगर एंड उमान, वन बाय वन कर लो। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया था कि लीडर्स की 3 स्किल्स होते हैं, तो हमने 3 कर लिए या सिर्फ कम्युनिकेशन पे अभी बात किया हमने? दूसरी है गोल सेटिंग। एक लीडर, इफेक्टिव लीडर जो होता है वो गोल सेट करता है, टारगेट सेट करता है अपने, ठीक है। और तीसरी उसकी जो बेस्ट चीज होती है वो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मतलब कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बिल्डअप होती है तो उसके अंदर वो स्ट्रेटेजिकली डिफरेंट आइडियाज से सोचकर डिफरेंट वे से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करता है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कहें क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। ये फंडामेंटल, 3 फंडामेंटल ये हैं। ओके, चलो जी, असकर आप बताओ। सर, ये यूनियन काउंसिल को हम किस पैरामीटर के जरिए डिवाइड करते हैं एक तहसील में? नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से। बेसिकली हम नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि कितने लोगों की यूनियन काउंसिल कितने लोगों पर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया, अयूब खान के दौर में था कि 1000 बंदों के ऊपर एक बंदे का रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है।
इसी तरह उसके बाद और लोगों ने डिफाइन कर दिया जी, फॉर एग्जांपल जी, आबादी बढ़ना स्टार्ट होगी, यूनियन काउंसिल की तादाद वो कम होने लगी, तो उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें 1500 पे कर दें, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन द पीपल, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ओके सर। ओके, और किसी के माइंड में सवाल है? चलो जी, एंजॉय करो। सर एक मिनट। जी 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 सिद्रा। सर फेडरल का जो आप बता रहे थे कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एक एग्रीकल्चर में जो फाइनेंस दे रही होती है फेडरल, तो वो उसके बाद वो चेक एंड बैलेंस भी करती है या फिर वो प्रोविंसेस को फाइनेंस दे के छोड़ देती है कि वो खुद ही मैनेज करेंगे सब कुछ? अच्छा मुझे ये बताओ कि घर के अंदर जब पेरेंट्स किसी बच्चे को पैसा देते हैं तो वो पूछते भी तो है ना कि बेटा आपने कहाँ लगाया, कहाँ किया, ऐसे करते हैं ना। जी सर। तो फेडरल भी करता है, फेडरल भी चेक एंड बैलेंस रखता है। फेडरल के इदारे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, फॉर एग्जांपल FIA, IB, इसी तरह FBR, कस्टम, ये सारे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है। तो फिर आप ओके जैसे कह ओके। रहे थे कि MPS जो हैं वो पैसे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को नहीं दे रहे होते, वो खुद अपनी मर्जी से करते हैं, तो वो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपके करप्शन के केसेस आप लोगों को नजर आते हैं कि इतने अरब की करप्शन हो गई या इतनी करोड़ की किसी ने करप्शन कर ली है। वो तो एक तो चेक एंड बैलेंस यूं भी होता है। दूसरा सबसे बड़ा जो MNA MP लेजिस्लेटर्स पर जो सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस होता है, दैट इज योर वोट्स। सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस होता है वो होता है वोट। देखो एक बंदा अगर अपने इलाके में काम नहीं करता, किसी भी सूरत में वो पैसा खा जाता है, तो नेक्स्ट टाइम उसको लोग वोट ही नहीं देते। दैट इज अनदर चेक एंड बैलेंस, ठीक है, इन अदर जी वर्ड्स, ठीक है। तो ये बात सही याद है। रखो। अक्सा आप बताओ। अगर लोकल गवर्नमेंट को ये MPS पैसे नहीं देते, मतलब नहीं देने जा रहे थे, तो फिर लोकल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए थी, वो मतलब MPS भी कंट्रोल करते। दोबारा रिपीट करो, मुझे नहीं समझ आई। ये कह रही थी अगर लोकल गवर्नमेंट को वो MPS नहीं देते पैसे के हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो हाँ लोकल गवर्नमेंट को देनी चाहिए ना, तो फिर उनको भी तो उनको पे देनी होती है और पैसे लग जाते हैं। देखो, मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम MNAs MPs नहीं देते, बट कुछ MPs MNAs देते भी हैं। लेकिन ये याद रखो, इस सिस्टम को डिसफंक्शनल हमने नहीं कर लेना, इस सिस्टम को हमने इफेक्टिव बनाना है। और इफेक्टिव कैसे बनेगा? तो इफेक्टिव एक ही सूरत में बनेगा, जब हम लोकल बॉडी सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे। और वो किस तरह करेंगे? हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बात मेंशन्ड है उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारी असल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जैसे ही वर्कआउट होगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, चलें। थैंक यू एवरीवन, फोकस ऑन योर नेक्स्ट सब्जेक्ट एज वेल, और इसको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। और फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी देन आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू अगेन। ओके, चलें जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।